हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि प्री 2017, जैसा कि मैं एग्जाम से एक सप्ताह पहले जो गेस किया था, आपने देखा कि उस लाइव सेशन के गेस से ही कम से कम 9 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आपको मिले। अगर मैं अपनी आर्थिक पत्रिका की बात करूं, भविष्य आर्थिक पत्रिका या क्लास नोट्स की बात करूं, तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मैंने डाउट होने लगा अपने आप पर कि कहीं मेरी पत्रिका को या मेरे कॉपी को उठा करके तो क्वेश्चन सेट नहीं किया गया। सीधे सीधे 16 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं वह आर्थिक पत्रिका, भविष्य आर्थिक पत्रिका और क्लास नोट से पूछे गए। तो आप लोगों से शेयर करने में बहुत बहुत खुशी हो रही है और आशा करता हूं कि हम लोग इस चीज को जारी रखें और आने वाला जो मेंस है, मेंस 2017, इसकी एक अच्छी तैयारी मैं आपको करवा सकूं, जिसका आज पहला वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। और इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार। प्री 2017 के क्वेश्चन से एक बात तो तय हो गया कि इस बार किस तरह के क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं। तो ये प्रेडिक्शन लगाना थोड़ा आसान है, प्री में थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन मेंस में कम से कम आप जानते हैं कि कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं। उन मुद्दों पर आप ध्यान दें, जैसे मुद्दा चल रहा है, पीए का मुद्दा चल रहा है, आप इन पर अपने विमुद्रीकरण का मुद्दा है, इन पर आप अपने पैनी नजर रखिए। इनसे संबंधित जो आपके नोट्स है उस पर आप पॉइंट बना लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको निबंध में भी इसी टॉपिक में से एक टॉपिक आपको निबंध में भी मिल जाए। तो मैं ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा और फिर शुरू करते हैं वो सफर। पहला जो आज मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं, और ये टॉपिक मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मेंस का क्वेश्चन इससे पक्का बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं इस बार का जो मुझे क्वेश्चन संभावित लग रहा है कि राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के आधिकारिक लक्ष्यों को बताइए, क्या यह देश में कुपोषण की समस्या को दूर कर सकता है? हाईलाइट द मेन फीचर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, कैन इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ malnutrition इन इंडिया? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब केवल इस क्वेश्चन पर ध्यान देने से अच्छा है क्यों ना हम खाद्य सुरक्षा और फूड सिक्योरिटी को अच्छे से समझ लें। तो चलिए हम समझते हैं खाद्य सुरक्षा क्या है और इससे संबंधित क्या समस्याएं हैं, सरकार इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, और बाली सम्मेलन, खासकर ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो इस बार प्री में पूछा भी गया है, इसको भी हम लोग समझेंगे कि किस तरह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से ये जुड़ा हुआ है। पहले समझते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, जैसा कि फूड एंड एग्रीकल्चर FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा परिभाषा दी गई है कि सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ उपलब्ध हो, इसे खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। इट मीन्स दैट द फूड सिक्योरिटी इज द right quantity of food should be available to the all people with the right quality and with indefinite period of time। यानी सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ उपलब्ध हो, ये खाद्य सुरक्षा है। अब खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी के डायमेंशन जरा उसको समझते। हमने देखा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा खाद्य सुरक्षा से संबंधित, फूड सिक्योरिटी से संबंधित 3 डायमेंशन दिए। यानी पहला डायमेंशन ए, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, सेकेंड वन इज ए, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, एंड थर्ड वन इज ए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड।
यानी खाद्य पदार्थ की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी यानी खाद्य पदार्थ तक लोगों की पहुंच, और एब्जॉर्प्शन यानी खाद्य पदार्थ का समुचित उपभोग। इसके बाद अब चूंकि ये तीन आयाम हमारे खाद्य सुरक्षा की परिभाषा को पूर्णतः परिभाषित नहीं करता। क्यों? क्योंकि खाद्य सुरक्षा एक और जहां कहता है कि सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ उपलब्ध हो, और यह निरंतरता शब्द कहीं ना कहीं यहां मिसिंग था। इसको पूरा करने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य और कृषि संगठन ने चौथा आयाम, फोर्थ डायमेंशन को जोड़ा, जिसे सस्टेनेबिलिटी कहा गया यानी सतत कहा गया। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा से संबंधित चार महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, खाद्यान्न उचित मात्रा में उपलब्ध हो और पौष्टिक आहार यानी उस गुणवत्तापूर्ण पोषण युक्त, नंबर 1। नंबर 2, लोगों की आर्थिक पहुंच, आर्थिक और भौतिक पहुंच उस उपलब्ध खाद्य पदार्थों तक हो आसानी से। नंबर 3, ये सभी लोगों को उपलब्ध हो, यानी देश की सभी जनसंख्या, पूरी जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो। कोई एक वर्ग दृष्टिकोण को यह अपनाए नहीं, यानी खाद्य जैसा बोला भी गया सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में। तो और चौथा आयाम कि यह खाद्य सुरक्षा अल्पकालिक ना हो बल्कि दीर्घकालिक यानी सतत हो, विथ इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इस प्रकार हम खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने देखा कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो 1951 की तुलना में वर्तमान तक अगर हम बात करें तो लगभग 5 गुना से ज्यादा, मोर देन 5 टाइम्स, 5 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। और खाद्य पदार्थ की उपलब्धता भी, जो प्रति व्यक्ति खाद्य पदार्थ की पर पर्सन फूड अवेलेबिलिटी की भी बात करते हैं, तो इसमें भी वृद्धि हमने देखा है। इसके बावजूद अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन 5 गुना से ज्यादा बढ़ा है और प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता बढ़ी है, तो हम सही मायने में खाद्य सुरक्षा की समस्या को नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर हमने इसको जनसंख्या वृद्धि से जोड़ा तो हम क्या देखते हैं कि जिस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि हुई है, क्या खाद्यान्न उत्पादन उस रेशियो में क्या तेजी से बढ़ा है? नहीं। यानी जनसंख्या वृद्धि की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई है। और जैसा कि एक रिपोर्ट के अनुसार भी पता लगा है कि हमारे देश में 2050 में बढ़ती जनसंख्या को खिलाने के लिए 450 मिलियन टन अनुमानित खाद्यान्न की उपलब्धता की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर हम आज के दिन में खाद्यान्न उपलब्धता की उत्पादन की बात करते हैं, मैं सिर्फ 2016-17 जो कि बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है, अनुमानित 272 मिलियन टन, ये भी हमारी आवश्यकता जो 2050 में जितनी हमें आवश्यकता है उसके अनुसार उसका लगभग आधा भी पूरा नहीं है। तो 2050 तक हमें 450 मिलियन टन तक पहुंचना। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं तो हम देखते हैं जहां हमारी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो विश्व की 27%, अनुमानित 27% जनसंख्या, कुपोषित जनसंख्या भारत में रहती है। यानी हमारे देश में 40% से भी ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं और 50% से भी अधिक महिलाएं हमारे यहां एनीमिया की शिकार है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यह बात सही है कि खाद्य सुरक्षा वर्तमान में भारत के लिए एक विषय बना हुआ। हम समझने के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय रिपोर्ट का सहारा लेते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक की बात करें, जो कि वैश्विक भूख सूचकांक, इसको इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा
हर साल ये रिपोर्ट को निकाला जाता है, जिसमें कुपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर के आधार पर 118 देशों में भारत की स्थिति अगर हम देखते हैं तो 2016 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति 97th है। और 97th पोजीशन को अगर हम 2015 की स्थिति से तुलना करें तो हम देखते हैं कि 2015 में भारत की स्थिति 80वीं थी, 80 पोजीशन थी, जो गिर करके 97th हो गई। यही नहीं, अगर हम भुखमरी की स्थिति को लेकर देखें तो भारत गंभीर चिंता करने वाले देशों के गुट में यहां शामिल होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में अगर हम बात करते हैं, वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट में। वहीं दूसरे रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं जो यूनिसेफ निकालता है, और यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कुपोषण से मरने वाला हर चौथा बच्चा भारतीय, जो अपने आप में एक चौंकाने वाला रिपोर्ट है। यही नहीं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अगर 2013 की रिपोर्ट की बात करें तो कुपोषित बच्चों की अगर हम बात करें देश में तो 50% से भी ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में हैं। या अगर बात करें कुपोषण द्वारा मृत्यु की भी, हमारे देश में बाल मृत्यु दर की बात करें कुपोषण द्वारा, तो 50% से ज्यादा मृत्यु अगर हमारे देश में बच्चों की होती है तो वो मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण के द्वारा होती है। यही नहीं, द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2016, इसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में 40% से ज्यादा बच्चे, अगर हम विश्व की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जितने कुपोषण से मरने वाले बच्चे हैं उसमें आधे से ज्यादा विश्व के वो 5 संदर्भित राज्य देश हैं, जिनमें से भारत एक है। यही नहीं, अगर हम अगली रिपोर्ट की बात करें तो हमारे ही देश का एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम इसके 3rd सर्वे की बात करते हैं तो उसकी रिपोर्ट चौंका देने वाली है, जहां हम देखते हैं कि भारत का हर दूसरा बच्चा आयोडीन की कमी का शिकार है, और जो उसके सीखने की क्षमता को कम करता है। यही नहीं, भारत में 50% से अधिक महिलाएं, मोर देन 50% विमेन, 50% से अधिक महिलाएं एनीमिया की शिकार है, और 70% से अधिक बच्चे क्या, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, यानी उनमें रक्त की कमी पाई गई है। अगर हम एक रिपोर्ट की और बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार हमारे देश में जनसंख्या में वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता, अगर हम बोलते हैं खाद्य उपलब्धता बढ़ी है, मैंने बात की थी, अब देखिए जनसंख्या की तुलना में खाद्य उपलब्धता में कमी आई है। यानी अगर 1991 में, 1991 में अगर यह प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता 510 ग्राम था तो वह घट करके वर्तमान में केवल 401 ग्राम रह गया है। तथा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिस तरह से हाल ही में चीजों के दाम में, खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हुई है, खासकर दाल के दाम में अचानक तेजी से वृद्धि हुई है, यह लोगों के आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। तो हमने देखा उपरोक्त जितने भी आंकड़े हैं, हमने जितने भी आंकड़े उनका विश्लेषण करके यह पाया कि खाद्य सुरक्षा भारत के लिए एक चिंता का विषय है और आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका सामना भारत को भविष्य में करना पड़ेगा। अब जब समस्या हमने समझा तो इस समस्या का कारण भी समझे कि इस समस्या का क्या कारण है। अब कारण में अगर हम जाते हैं तो कारण को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कारण को वही 4 आयाम में लेते हैं, 4 डायमेंशन में लेते हैं। अगर हम नंबर 1 डायमेंशन की बात करते हैं तो नंबर 1 डायमेंशन करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड,
यानी पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उचित मात्रा में उपलब्धता। पहली समस्या तो यहीं आकर इसी आयाम से संबंधित है। कैसे? अब इसको भी एक रिपोर्ट से समझ लें हम लोग जरा। 2001 से लेकर 2012-13 के बीच एक रिपोर्ट के अनुसार, बड़ा चौंकाने वाला रिपोर्ट है कि हमारे देश के 9 मिलियन किसान, यही मिलियन को अगर मैं लाख में परिभाषित करूं तो 90 लाख किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। या तो वो पलायन करके शहरों में चले गए, वहां खेती से ज्यादा उनको ज्यादा अच्छा वहां ठेला लगाना, रिक्शा चलाना, ये ज्यादा अच्छा लगा बजाय खेती करने के। अगर यही स्थिति रही तो हमारे देश की उपलब्धता जो 2050 में 450 मिलियन टन की आवश्यकता है, वो कैसे पूरा होगा? सरकार ने इसको समझा। सरकार ने जब इसको समझा तो इसीलिए आप देखिए कि 2000 हम 15-16 के बजट की बात करें, 2016-17 की बजट की बात करें या 2017-18 के बजट की बात करें, सरकार का मुख्य या केंद्र बिंदु अपने बजट का कृषि ही रहा। सरकार किसानों की 2022 तक जो आय दोगुनी करने का लक्ष्य है, डबल इनकम करने का लक्ष्य है, या कहीं ना कहीं समस्या का सरकार एक समाधान के रूप में भी लाना चाहती है। कहीं ना कहीं सरकार को यह पता है कि अगर हम अपने भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर, जो एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी कृषि और उससे संबद्ध क्रियाएं, पशुपालन, मत्स्य पालन, इन सबसे रिलेटेड है। वहीं द्वितीयक क्षेत्र जहां उद्योग, विनिर्माण, निर्माण इससे संबंधित है। जहां तृतीयक क्षेत्र सेवा से, टर्शरी सेक्टर से संबंधित है। भारत का जीडीपी, जब विश्व की जीडीपी में कमी आ रही है और हमारे देश का जीडीपी लगातार 7% से ऊपर ग्रोथ कर रहा है, जीडीपी वृद्धि दर आगे जा रहा है, क्यों? क्योंकि इन तीनों प्राथमिक, द्वितीयक और तीनों क्षेत्रों के आर्थिक क्रियाकलाप को ही हम एक तरह से जीडीपी के रूप में परिभाषित करते हैं। तो हमारा जीडीपी अगर 7.1, 7.2 या 7% से ऊपर जा रहा है और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अभी समाप्त हुई, जिसका लक्ष्य 8% जीडीपी का टारगेट था, जो अभी हम पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन क्या केवल 8% अचीव कर लेना, 9% अचीव कर लेना, क्या सरकार का यही लक्ष्य है? तब यह समृद्धि कहलाएगा, विकास नहीं। और विकास भी कैसा? टिकाऊ विकास तो बिल्कुल, क्योंकि टिकाऊ विकास का मतलब है ऐसा विकास जो सतत हो। यानी अगर 8% की समृद्धि दर हमने हासिल की तो वो एक बार जाकर के फिर नीचे आना, वो विकास नहीं है, बल्कि विकास होगा जब हम 8% के अपने ग्रोथ रेट को सस्टेन कर पाए लंबे समय तक। और ये तभी संभव है जब हम कृषि, उद्योग और सेवा तीनों क्षेत्र में वृद्धि पा पाए। और ये तभी ये संभव हो पाएगा जब हम कृषि में 4% के एक सस्टेन ग्रोथ को, एक कंटिन्यूअस ग्रोथ को हम पा सकें, जो कि इस साल हमने अचीव भी किया। लेकिन अगर हम पिछले वर्षों की तुलना में देखते हैं तो एक एल नीनो ने ही हमारे कृषि के ग्रोथ रेट को माइनस कर दिया, नेगेटिव, नकारात्मक कर दिया। इसीलिए सरकार अब समझती है कि कृषि के बिना हम टिकाऊ विकास की बात नहीं कर सकते। अब जब सरकार को लगा तो सरकार ने अपने बजट में कृषि में आवंटन बढ़ाया, तरह तरह के प्रोग्राम लेकर आई सरकार, ताकि किसानों की साफ सुथरी सुधार की बात की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि किसानों ने खेती करना क्यों छोड़ दिया 2001 से लेकर 2012-13 तक। अब इसको कैसे आप समझेंगे? किसानों की समस्या को समझिए और
इंपॉर्टेंट है आप किसानों की समस्या को जब समझेंगे सही तरीके से, तभी सरकार के परियोजनाओं या सरकार की योजनाओं का आपको सही समझ हो पाए। तो इसको किस तरह से समझेंगे, चलिए इसको एक हम लोग नाटकीय रूप में, एक वार्तालाप के रूप में करते हैं कि सरकार और एक तरफ किसान दोनों खड़ा है। सरकार किसान से पूछती है कि भाई क्या हुआ, क्यों खेती करना छोड़ दिए तुम लोग, क्यों जाकर के शहर में तुम्हें ठेला और रिक्शा चलाने की जरूरत आन पड़ी है, लेकिन तुम खेती नहीं करना चाहते, और अगर तुम खेती नहीं करोगे तो लोग खाएंगे क्या। किसान बोलता है, किसान का जवाब देखिए, किसान क्या कहता है कि साहब हम खेती क्यों करें। अगर आपको लगता है कि हमें खेती करना चाहिए तो हमारी इन समस्याओं को पहले आप समझिए और जरा हमें इसका जवाब दीजिए। हमारी पहली समस्या है कि हमें यही नहीं पता है, सरकार हमें यही नहीं पता है कि हम जिस भूमि में खेती कर रहे हैं, हम हल जोत रहे हैं, उस भूमि की फर्टिलिटी क्या है, उर्वरता क्या है, हमें यही नहीं पता है। हमें यही नहीं पता है कि हमारे मिट्टी में कौन से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, वो किस फसल के लिए सबसे अच्छे हैं, हमें यही नहीं पता है सरकार। इसके बाद दूसरी समस्या आती है कृषि जोत की समस्या, एग्रीकल्चर होल्डिंग की। तो सरकार आपको भी पता है, अगर हम प्रति व्यक्ति, अगर हम खेत की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति खेत उपलब्धता की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र की उपलब्धता की बात करते हैं, तो जो हमारे देश में है 80 से 85% सीमांत और लघु किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर की भूमि मानी जाती है, उन्हें सीमांत और लघु किसान कहा जाता है। और इतने ज्यादा परसेंटेज 80 से 85%, और पाया गया 2011 की रिपोर्ट में कि प्रति व्यक्ति कृषि क्षेत्र की उपलब्धता घट करके 1.15 हेक्टेयर हो गई है, यानी लगभग 1 हेक्टेयर भूमि। आप बताइए इतनी छोटी सी भूमि में हम क्या उत्पादन करें। यानी कहने का मतलब है उत्पादन तो करना हमारे लिए बढ़ाना मुश्किल है, हमें इसकी जगह उत्पादन से ज्यादा हमें उत्पादकता पर ध्यान देना पड़ेगा भाई। अब सरकार बताइए, अगर हमें उत्पादकता पर ध्यान देना है, प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है, तो उसके लिए हमें बीज चाहिए, अच्छे बीज चाहिए। हमारे पास अच्छे बीज नहीं है। तो ही कंडीशन तो हमारे देश में है, एक या तो सूखा और एक या तो बाढ़। अब सूखे की स्थिति आती है अलीनो के इफेक्ट से, 2 साल सूखा पड़ता है। आपने देखा हमारा खाद्यान्न 262, 255 और 252 मिलियन टन खाद्यान्न कम हो गया उत्पादन। बाढ़ आता है, हमारा खाद्यान्न बर्बाद, हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। वहां क्या कोई ऐसा बीज है जो सूखे या बाढ़ दोनों ही स्थिति में उत्पादन कर सके? यानी अच्छे बीज, संकर बीजों का अभाव देखा हमने हमारे देश में। अगर हम तीसरी बात करते हैं जल की उपलब्धता, सिंचाई को, तो हम देखते हैं अभी भी हमारे देश में 28 लाख हेक्टेयर भूमि जो कृषि योग्य है, जो सिंचित नहीं है, जो वर्षा के जल पर निर्भर है। इंद्र भगवान कब प्रसन्न होंगे, कब बारिश होगी और कब उसमें खेती होगी और कब फसल उगेंगे। यानी अभी भी हमारे देश में सिंचाई की अनुपलब्धता पड़ी हुई है। यही नहीं, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमें खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग सिखाया गया हरित क्रांति में, क्योंकि मैक्सिको से जो बीज मंगाए गए संकर बीज, 18,000 टन संकर बीज जो आए, उन बीजों का प्रयोग तभी अच्छा हो सकता है जब रासायनिक खादों का प्रयोग हो उसके साथ, और ज्यादा से ज्यादा जल का प्रयोग हो। जल तो वाटर टेबल हमारा कम हो ही गया, और रासायनिक उर्वरकों ने क्या किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाया है। ये तो केरल में या तो पंजाब और हरियाणा में किस तरह से 30 से 35 हजार किसान केवल ये कीटनाशक उनके शरीर में जाकर और कैंसर का शिकार होकर वो मर गए। अभी यही समस्या नहीं है, समस्या और आगे बढ़ती है कि हमें कृषि उत्पादन करने के लिए और आगतों को इनपुट के लिए कृषि ऋण की आवश्यकता होती है। और जब हम कृषि ऋण लेने जाते हैं तो हमारे पास 2 ही स्रोत है, या तो इंस्टीट्यूशनल या नॉन इंस्टीट्यूशनल, या तो संस्थागत या गैर संस्थागत। अब गैर संस्थागत में तो जमींदार साहूकार, वो तो आपको पता ही है, वो तो बैठे हुए हैं हमें खाने के लिए, पकड़ने के लिए।
हमारे गला दबाने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए। बैंक, जो कि आप कहते हैं कि भाई जाओ जाकर के वहां लोन लो, हर वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है, गांव गांव तक आपका बैंक पहुंच रहा है, वहां जाओ तो वो मैनेजर साहब लंबे लंबे चिट्ठे पकड़ाते हैं कि भैया ये कानूनी कार्रवाई है या बैंक की कार्रवाई है, आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ये है वो है। ऐसे हमें ऋण नहीं मिल पाता। और तो और सबसे बड़ी मुसीबत तो यह आती है कि हम उत्पादक कार्यों के लिए ऋण मांगे तो भी ठीक है, जहां हम गैर उत्पादक ऋण की बात करते हैं, जो कि हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो हमें पता लगे कि वहां पर बैंक बिल्कुल अपने हाथ खुले छोड़ा पड़ा हुआ है, हमें ऋण नहीं मिलता। और ऊंचे ब्याज दर में जो हमें उत्पादक कार्यों के लिए ऋण मिलता है, हम कहां से उसको चुका पाएंगे? फिर समस्या यहां नहीं है सरकार, यहां तक ही सीमित नहीं है। अगर हम किसी तरह से इन उर्वरकों का या इस तरह से पानी का प्रयोग करके हम उत्पादन कर लेते हैं, अब उत्पादन के बाद उन फसलों के भंडारण की मुसीबत कि भंडारण कहां करें? वेयर हाउसिंग हमारे पास नहीं है, अच्छे वेयर हाउसेस हमारे पास है ही नहीं है, और अच्छे भंडारण सुविधा के अभाव में हमारे देश का 15 से 20% अनाज, खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है। और ये जो फल और सब्जियां जो 20 से 25% बर्बाद हो रही हैं, ये बर्बादी कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बन रही है। क्यों? क्योंकि जो ये सब्जियां बर्बाद होती है, ये सब्जियां बर्बाद होकर के इनमें से जो मीथेन गैस निकलता है, ये तापमान में वृद्धि करता है, और तापमान में अगर ऐसा ही वृद्धि होता रहा तो आने वाला समय आप मानकर चलिए, न तो हम गेहूं उगा पाएंगे, न तो हम चावल उगा पाएंगे, दोनों के उत्पादकता में कमी आएगी। इतना ही नहीं सरकार, अगर हम अपने यहां पर हमारे पास जो भंडार गृह पड़े हुए हैं, हम उसमें कैसे भी अगर थोड़े दिन तक अनाज को रखते हैं, तो चूहे, कीट पतंग ये सब मिल करके हमारे अनाज का कई हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कोई भी इसको प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग का कोई सुविधा नहीं है हमारे पास में। अब प्रोसेसिंग का अभाव होने के कारण, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मेगा फूड पार्क बहुत दूर दूर है, तो अब प्रोसेसिंग ना होने के कारण हम बहुत दिन तक उसको स्टोर नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द उसे बेचना होता है, तो हम या तो जमींदार को बेच देते हैं, और या तो हम उसको किसी भी तरह ले जाकर के जब मंडी में पहुंचते हैं तो उसकी कहानी अलग ही दिखाई पड़ती है। पहले तो मंडी में जाने के हमारे पास अच्छे परिवहन साधन नहीं है। अब वो पुराने परिवहन साधन, जो धीमी परिवहन साधन है, उसको अगर हम लेकर भी चलते हैं तो गांव में कच्ची सड़कें, और कच्ची सड़कें ऐसी कि जो बारिश में पक्की सड़कों से बिल्कुल टूट जाती हैं, बिल्कुल जाने का कोई उम्मीद ही नहीं होता कि हम कैसे मंडी तक पहुंचेंगे। और तो और आप अपने मंडी की स्थिति को देखिए भारत में, जैसा कि कहा गया है कि हमारे भारत में हर 5 किलोमीटर राष्ट्रीय किसान आयोग ने भी ये बात रखी थी, स्वामीनाथन ने, कि हर 5 किलोमीटर में एक मंडी होना चाहिए, लेकिन भारत में 454 स्क्वायर किलोमीटर में एक मंडी पाई जाती है। हम जैसे तैसे मंडी तक पहुंचते तो हैं, लेकिन मंडी में बैठा हुआ है दलाल और आड़तिया यानी स्टॉकिस्ट और ब्रोकर, जो हमारा गला दबाने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि दोनों आपस में ही पहले ही गठबंधन कर रखे होते हैं, इसीलिए हमारे अनाज को स्टॉकिस्ट लेता नहीं है। और जब हम दलाल से कहते हैं कि किसी तरह हमारे अनाज को इससे यहां बिकवाओ, या किसी तरह हमारे अनाज को बिकवा दो, क्योंकि बहुत दूर से आए हैं, हम इसको वापस नहीं ले जा सकते, तो वह हमारे खाद्यान्न में ही कमी बताता है, और किसी भी तरह स्टॉकिस्ट से मिल करके साठगांठ से कम कीमत पर हमारा सौदा पूरा करता है। और यहीं तक नहीं, यहां तक कि तौल में भी वह डंडी मारता है। और फिर उसके बाद जब मेरे हाथ पर, जब मेरा दिन रात का किया हुआ मेहनत का मेहनताना जब मेरे हाथ पर आता है, तो बस आंख से एक ही आंसू निकलती है, आंख से आंसू, और आंसू के अलावा और कुछ नहीं निकलता, और एक ही बात कहता है कि भाई किसान है, तुम्हें खाने के लिए दे रहे हैं, हमें नहीं टाटा बिरला की तरह महल चाहिए, लेकिन कम से कम हमारा शोषण तो मत करो। तो आप बताइए हम क्यों करें खेती? अब देखिए, यहां है किसानों की भूख, किसानों ने अपनी बात रखी, आता है सरकार कि सरकार इसको कैसे जवाब देगी। सरकार ने कहा कि बेटा हमने तुम्हारी बात सुनी,
और हम जानते हैं कि समस्या है, लेकिन बिना तुम्हें साथ लिए इस देश का विकास हम नहीं कर सकते। तो ठीक है, चलो तुम्हारी एक एक समस्या को हम समाधान करते हैं। तुम्हारी पहली समस्या भूमि की उर्वरता की समस्या। तुम्हें नहीं पता है कि भूमि की उर्वरता कैसी है, तो इसके लिए 2015 में ही हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कार्ड को लॉन्च कर दिया। 14 करोड़ किसानों को अगले 3 सालों तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे देना है। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड जहां आपकी समस्या को सुलझाता है, वहीं आपकी दूसरी समस्या बीज को लेकर के, कि बीज अच्छे नहीं हैं, तो बीज की समस्या के लिए आप अभी हमने हाइड्रोपोनिक्स बीज को खोज निकाला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, जो पानी में भी फसल को उगा सकता है। वहीं दूसरी ओर जीएम फसलों पर ध्यान दिया जा रहा है लगातार, और जहां जीएम फसलों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, वहीं हमने बीज केंद्र की स्थापना पर भी बल दिया हुआ है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो भूमि जोत की समस्या, तो जहां भूमि जोत की समस्या है, वहीं हम सहकारी कृषि, हदबंदी, चकबंदी और लगान के नियमन जैसी सुधार को लेकर आए हुए हैं और धीरे धीरे इसको लागू कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। वहीं आपने कहा आपकी समस्या उर्वरकों की समस्या, कि रासायनिक उर्वरक आपके मृदा क्षमता को बिगाड़ रहे हैं और रासायनिक उर्वरक आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसको ध्यान में रख करके हमने नीम लेपित यूरिया जो कि आज के दिन में उर्वरकों में अनिवार्य कर दिया है। और यह नीम लेपित यूरिया न केवल मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि उर्वरों का कृषि के अलावा कहीं वाणिज्यिकरण में उपयोग होने पर भी यह रोक लगाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की, यानी जहां जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। सिक्किम देखो बेटा, पहला राज्य बन गया है जो जैविक कृषि द्वारा वहां पूरी तरह से खेती हो रही है, और यही हमने पूरे भारत में धीरे धीरे लागू करने का दृढ़ संकल्प लिया और धीरे धीरे इस दिशा में हम बढ़ भी रहे हैं। बात तुमने किया सिंचाई को लेकर के। अब सिंचाई को लेकर के हम मानते हैं कि हरित क्रांति के बाद पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया और हमारे पास सिंचाई के साधन किसानों को उपलब्ध नहीं है। अब हमारे पास संसाधन कम है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और कम संसाधन से ज्यादा उत्पादन, यही तो हमारा ध्येय है। और इसी ध्येय को ध्यान में रख करके हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेकर आए हैं। और यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य ही है एक बूंद ज्यादा फसल, यानी सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, उन सिंचाई तकनीकों का प्रयोग करना, भले वो ड्रिप इरिगेशन हो, फव्वारा तकनीक हो, फर्टिगेशन हो, ऐसे तकनीकों का प्रयोग करना जहां जल का कम प्रयोग हो और ज्यादा से ज्यादा फसलों तक उस जल सिंचाई हो। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपने जहां आप ऋण की बात की कि आपको आसानी से ऋण नहीं मिलता, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप देखिए 2016 के बजट में सरकार ऋण का आवंटन किया था। 2017-18 में इसको बढ़ा करके 1 लाख और 10 लाख करोड़ कृषि ऋण के आवंटन का लक्ष्य रखा। वहीं सरकार अभी हाल में ही कृषि ऋण के ब्याज दरों को 4% के ब्याज दर में लाकर खड़ा कर दिया है, यानी सरकार अब 5% की सब्सिडी दे रही है, यानी 9% का ऋण आपको 7% में दिया जाएगा और ब्याज और मूलधन का अगर आपने भुगतान सही तरीके से किया तो सरकार आपके ब्याज को और कम करके 4% तक कर देगी, यानी आसानी से आपको कृषि ऋण उपलब्ध हो रहा है। यही नहीं, विमुद्रीकरण के दौरान हमने आपको 90 दिन के 60 दिनों के ब्याज की माफी भी दी। 60 दिनों के ब्याज की माफी आपको सरकार की तरफ से दिया गया, ये भी आप देखिए कृषि ऋण में ही। जबकि हमारे देश में अगर 2 फसलों तक कृषि ऋण में ब्याज और मूलधन को नहीं चुकाया जाता तो उसको एनपीए मान लिया जाता। और देख रहे हैं बैंक में अभी एनपीए का कितना भार है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने आपके लिए 4% की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ब्याज माफी योजना लेकर आई है। वहीं सरकार दूसरी तरफ, जहां एक तरफ कृषि ऋण लेकर आई है आपके लिए, वहीं आपके लिए दूसरी तरफ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आई है। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको पहले से चली आ रही कृषि बीमा से ज्यादा व्यापक रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया 1 जनवरी 2016 से। और यह पूरे देश में लागू तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कम प्रीमियम में, कि खरीफ की फसल में मात्र 2% के प्रीमियम, रबी की फसल में 1.5% का प्रीमियम, 1.5%, और वाणिज्यिक फसलों के लिए ये केवल 5% के प्रीमियम में को फसल बीमा दे रही है। यानी अगर फसल को किसी भी तरह से नुकसान होता है, भले वो मानवीय कारण हो या नेचुरल प्राकृतिक कारण हो, किसी भी वजह से फसल अगर नुकसान होता है आपका, तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति 100% करेगी। और यही कारण है कि इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र को 2017-18 में 30% से बढ़ाकर 40% किया है, और 2018-19 में इसे बढ़ा करके 50% करने का सरकार का लक्ष्य है। अब आप उसके बाद अगर बात करते हैं, आपको सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि अपनी फसल को आप भंडारण सुविधा आपके पास नहीं है, तो भंडारण सुविधा के लिए सरकार प्रयासरत है। अभी हाल में ही सरकार ने राष्ट्रीय एकीकृत 101 कोल्ड चेन यानी शीत भंडार गृह के एक चेन सिस्टम को डेवलप करने का निर्णय लिया और इसको स्वीकृति मिली है। आप सोचिए, हम केवल भंडार गृह की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में भंडार गृह 3 संस्था संभालती है। एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नंबर 2 सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, और 3rd स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ये अपने भंडार गृह जो इनके पास में है, और नहीं तो ये दूसरे भंडार गृह को किराए पर लेती है। अब यहां लगभग 25 करोड़ टन हमारे देश में भंडार गृहों में खाद्यान्न रखने की इनकी क्षमता है। अब अगर ये भंडार गृह आपस में ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत द्वारा आपस में जुड़ जाए, जो कि हमारा ऑनलाइन डिपो योजना हमने शुरू किया हुआ है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकीकृत 101 कोल्ड चेन परियोजना अगर ये सफल होता है, तो आप देखिए कि आपके भंडार गृह कितनी उच्च आधुनिक तकनीकों से युक्त आपको भंडार गृह उपलब्ध कराया जाएगा। यही नहीं, आपने बात किया कि राष्ट्रीय मंडी बहुत दूर है, तो आप देखिए कच्ची सड़कें आज के दिन में प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसका द्वितीय चरण जो 2000 में शुरू हुआ, लेकिन अब इसका द्वितीय चरण हो गया है चालू, और जिसको खत्म करने का सरकार का 2018-19 तक लक्ष्य है, जहां सरकार 500 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्र को भी पक्की सड़कों में जोड़ना चाहती है, और कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में परिवर्तित करने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। यही नहीं, अगर आपने जैसे आपने कहा कि मंडी दूर है, हमारे पास प्रसंस्करण का अभाव है। अभी हाल में ही सरकार ने 42 मेगा फूड पार्क को मंजूरी दी है, और इस पर लगातार काम चल रहा है। मेगा फूड पार्क के लिए सरकार तरह तरह के वित्त सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, ताकि एक नहीं बल्कि 100 रामदेव हमारे देश में पैदा हो और हमारा देश विकास करे। और आप लोगों को मेगा फूड पार्क के द्वारा आपके जो अनाज है वो उचित भंडार के, क्योंकि वो फूड एंड स्कोप मॉडल पर आधारित होता है, तो वहां पर आपके खाद्यान्न की उचित भंडारण की आपको सुविधा दी जाती है, उसका प्रसंस्करण भी किया जाता है, ताकि समय आने पर जब आपको उसका उचित मूल्य मिलता है तब आप उसे बाजार में बेचिए। फिर आता है बाजार की बात। आपने कहा कि दलाल, आढ़तिये सब मिलकर के आप पर अत्याचार करते हैं या आपका शोषण करते हैं। इसको दूर करने के लिए सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लॉन्च किया, जिसमें सरकार का लक्ष्य है कि 2017-18 तक 585 मंडियों को आपस में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के द्वारा जोड़ दिया जाए, जिसकी स्थापना एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा 15,000 करोड़ के द्वारा सरकार ने शुरू किया। और इसके लिए एपीएमसी मंडियों में संशोधन किया जा रहा है, ताकि एपीएमसी मंडियां धीरे धीरे
आपस में, क्योंकि एपीएमसी राज्य का विषय है, तो राज्य इसमें एपीएमसी मंडियों में संशोधन करे और धीरे धीरे किस अपने आप को ई प्लेटफॉर्म से अगर ये जोड़ती हैं मंडियां, विनियमित मंडियां, तो उसका फायदा किसान और व्यापारी को मिलेगा। जहां किसान को उसका उचित मूल्य, जहां भाई तुम्हें उसका अपने खाद्यान्न का उचित मूल्य मिलेगा, वहीं उपभोक्ता तक वह बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होगा। अगर मैंने इतनी जो आपकी समस्या थी और उसका आपको समाधान बताया मेरे किसान भाई, तो आप बताओ कैसे, क्यों नहीं हम 2022 तक आपके आय को दोगुनी कर सकते हैं। हमने जो लक्ष्य लिया है कि 2022 तक आपके आय को दोगुनी करना है, अब आप बताइए हमें, क्या वो लक्ष्य में हम पीछे हो सकते हैं अगर हमने इसको क्रियान्वित अच्छे तरीके से कर दिया? और आपकी समस्या का समाधान होगा, आप खेती करेंगे, हमारा कृषि क्षेत्र 4% के ग्रोथ से भी ज्यादा आगे बढ़ेगा और आपकी आय बढ़ेगी। इसके बाद हम दूसरी समस्या यानी खाद्य पदार्थ, ये तो पहली समस्या का कारण हमने समझा। देखिए, खाद्य पदार्थ की उपलब्धता, यही आपने कृषि की समस्या और उसका समाधान और उससे संबंधित कुछ योजनाओं को आपने समझ लिया। अब दूसरी समस्या जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, जहां पर खाद्य पदार्थ तक लोगों की पहुंच की क्या समस्या है, उसका कारण क्या है और उसका समाधान क्या है, ठीक है। और उसके बाद की समस्या जहां नेशनल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को भी उसके विशेषताओं और उसके कमियों को समझेंगे अपने दूसरे लेक्चर में। थैंक यू सो मच।